अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सूरत हाल ये है ईरान अमेरिका तनाज़े में कि अब ईरान ने हौसियों को सिग्नल दे दिया है। आबने हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब के बंद होने के खदशात बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में रॉयटर्स ने बड़ी अहम खबर दी है कि हौसियों ने ड्रोन और जो मिसाइल्स हैं वो उस इलाके में तैनात कर दिए जो उनका कब्ज़ा ज़ेर कब्ज़ा है, सना और दीगर यमन के इलाके जो बाबुल मंदब के करीब पड़ते हैं। दूसरा, ट्रंप सरकार ये कह रहे हैं अपने मुल्क में डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनियों को मुखातिब करके कि तेज़ी से असलहा पैदा किया जाए, तेज़ी से नेवल वेसल्स बनाई जाएं, छोटी कश्तियां, ड्रोन, मिसाइल ख़त्म भी हो रहे हैं। और दूसरा इशारा यह कि जंग तूल पकड़ सकती है। ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि ज़मीनी फ़ौज भेज सकती हैं, JD वैंस कह रहा है कि नहीं भेजनी। JD वैंस जो नायब सदर हैं वो भी पॉडकास्ट में ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इसराइल कैसे अमरीकी मीडिया पर असरअंदाज होता है। $43 मिलियन ताज़ा तरीन वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने लगाए हैं अमरीकी मीडिया के ऊपर ताकि अपने बारे में रायामा हमवार की जाए। लेकिन JD वैंस एक पॉडकास्ट में कहता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा। इसराइल बिल्कुल हमारा इत्तेहादी है, लेकिन इसराइल के बारे में रायामा अमरीका में मनफी होती जा रही है। और उसने ये भी एतराफ़ किया कि इसराइल अमरीकी पॉलिसियों पर असरअंदाज भी होता है। ईरान पर जो हमले थे अमरीका की जानिब से वो जनूबी ईरान से बढ़कर अब वस्ती और शुमाली ईरान तक जा पहुँचे। तेहरान, इस्फहान पर भी हमले किए गए। एक कैंसर का अस्पताल वहाँ आहोस सूबे में, उस पर हमला किया गया। 200 से ज़ायद जो पेशेंट्स हैं कैंसर के उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। ईरान जवाब में कुवैत, उर्दन, बहरीन और दीगर ममालिक में जो अमरीकी बेसेस हैं उनको मुसलसल निशाना बनाए हुए है। अब उन्होंने शाही ड्रोन की बजाय एक इंतहाई छोटे पैमाने का नया ड्रोन मुतारिफ करवाया है जो बेपनाह तबाही मचा रहा है। साथ में ईरान आबदा हुर्मुज़ के बाद असल नज़र रखे हुए है बाबुल मंदब के ऊपर। अगर ये भी बंद हो जाती है तो 35% तेल की सप्लाई दुनिया की तअत्तुल को शिकार हो जाएगी और पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमतें जो हैं, बिलखुसूस क्रूड की कीमत इंटरनेशनली वो $200 फी बैरल तक जा सकती है। इस सूरत हाल में सालिसीन कहाँ हैं, अंजाम क्या होगा, ये एक अहम मौजू। लेकिन साथ पैरेलल हम मुल्की सियासत का जिक्र भी करते हैं। काबीना में रद्दोबदल था, मेरी खबर है कि अब किसी हद तक वो मामला रुक गया है। वजूहात बाद में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी इजलास, उसमें 5 अगस्त के एहतजाज पर मुशावरत हो रही है। उस एहतजाज का मकसद क्या होगा, PTI और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात की कहानी कहाँ अड़ी हुई है। और अहम बात ये कि हमारे ही शो में लीगी सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने यह दावा किया था कि PTI कायमा कमेटियों से इस्तीफे के बावजूद मराद ले रही, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रही है। आज उसके कुछ शवाहिद भी आए हैं। और फिर क्या PTI पार्लिमानी कमेटी में वापस जा रही है, बिलखुसूस कायमा कमेटियों में, ये दूसरा अहम सवाल। इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है सेनेटर नासिर भट्ट साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनाब अमजद खान न्याजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आप दोनों को बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा न्याजी साहब, मैं भट्ट साहब की बात सुनना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे शो में ऑन रिकॉर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ PTI ये दावा किया था और वो सबूत भी लेके आए थे। आज जनाब भट्ट साहब, ये सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की पास गाड़ी थी, उसका नाम नंबर भी सोशल मीडिया पे आ चुका है और वो ये कहते हैं कि जी मैंने तो ये गाड़ी वापस कर दी थी लेकिन स्पीकर ने गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। आप इन्हीं का हवाला उस दिन दे रहे थे। मैं मस्ती खेल साहब के अलावा बाकी जो हमारे पास देखें, सेनेट की जो कायमा कमेटी है ना, उनका ऑफिस एक अलग बिल्डिंग में है जिसमें सब चाहे हुकूमत के कायमा कमेटियों के चेयरमैन है, चाहे अपोजिशन के, सब वहां बैठते हैं। सब लोग अपने ऑफिस में आते हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं। PTI वाले ये दावा करते हैं गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, अमला उनके पास है, ड्राइवर है, वो सारे यूज कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। सिर्फ ये आके यहाँ कहते हैं कि जी हमने बाइकाट किया हुआ है। बाइकाट इसलिए किया हो कि आवाम का कोई काम ना हो, अपने काम में तो सारे वो कर रहे हैं। तो बाकी अगर कहें तो आप मुझे बताया ना, मस्ती खेल साहब ने गाड़ी के नंबर आएगा, बाकियों के मैं ले आऊंगा कि ये सब गाड़ियां चला रहे हैं और ये कहेंगे क्या कि जी हमने तो कहा था वापस ले जाए, आपने नहीं ली तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। ये इनका काम है। तो ये असलियत है सामने आपके। 2 गाड़ियां, एक तो BPD 691 टोयोटा और एक है GAA105। इनके नंबर और गाड़ियां सामने आ जाई हैं। हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं शिराज अहमद, उन्होंने तस्वीरें ली, वीडियोज़ भी जारी की हैं और मस्ती खेल साहब का बयान भी आया है। जनाब न्याज साहब, आपसे मुखातिब हूँ। ये सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में चंद रोज़ पहले PTI की मौजूदगी में ये इल्ज़ाम आयद किया था। आज उस इल्ज़ाम के हवाले से तस्दीक हो रही है। तो ये PTI अगर कायमा कमेटियाँ छोड़ चुकी है, स्टैंडिंग कमेटियाँ, तो फिर मरात और गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं? अपना अमजद खान साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जामी साहब, जैसा कि आपके इल्म है कि खान साहब का हुक्म था कि आपने कायमा कमेटियों से जी बाहर आ जाना है। बिल्कुल ठीक।
अगर कोई इंडिविजुअल जो है, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इस्तेमाल कर रहा है तो उसने अगर कोई बयान, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मस्ती खैल साहब ने अपना बयान भी जारी किया है, तो वो उसमें बारे में बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों यूज कर रहे हैं। हालांकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो पॉलिसी नहीं है। दूसरी, मैं खुद, आपके इल्म में है जामी, मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का खुद चेयरमैन रहा हूँ। इसके लिए कोई अलग से तनख्वाह वैसे नहीं होती, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात कर रहा हूँ। तनख्वाह वही होती है जो अपना आपके एज ए मेंबर पार्लियामेंट होती है। बाकी 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 टीएडीए भी नहीं मिलता आपको। अपना नासिर भट्ट साहब, आप पहली दफा मेरे ख्याल में सेनेट बन रहे हैं, कोई टीएशीए नहीं होता यहाँ पे। जब कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, जब मेरी बात सुन लेना, सुन लें आप, देखो आप सुन लें ना, चीजें सुन लिया करें, ठीक है। देखिए, जो भी मेंबर पार्लियामेंट, सेनेटर हो, एमएनए हो या प्रोविंशियल मेंबर हो, वो किसी भी स्टैंडिंग कमेटी को जो अटेंड करेगा, कोई भी, मतलब, तो वो उसके लिए एक टीएडीए होता है, बिल्कुल उसके लिए ऑनरेरियम होता है, वो दिया जाता है, लेकिन जब वो अटेंड करेगा, ये मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। दूसरा, हमने आपको बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिसी है और क्या खान साहब की डायरेक्शंस है, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उस डायरेक्शंस को फॉलो भी करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। ये नासिर भट्ट साहब, अब आपकी बारी, क्योंकि उन्होंने जवाब, वो कहते हैं ये तो इनफरादी फेल है, मस्ती खेल साहब या दीगर। दूसरा, वो तरदीद करें कि स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बनने से कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिलती। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि टीएडीए भी नहीं मिलता। मैं फिर कह रहा हूँ, ये इनफरादी फेल कैसे है? ये फिर आप वही बात आ गई है, कड़वा मीठा मीठा आपा, वो कड़वा कड़वा थू थू। आप मुझे बताएं, ये कहते हैं जी हम तो उसके लीडर के एक इशारे पे जान देते हैं, तो उसका ये जो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि गाड़ियां और अमानत वापस कर दें, क्या है? तो इसका मैं यही कहता हूँ ना कि पीटीआई के अंदर ये सारा कुछ खत्म हो चुका है। पीटी, वो जो अंदर बैठा है उसको भी पता है जितने लोग हैं अपनी मराहत ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना। ये इमरान खान बाहर कैसे आएगा? अदालत ने उसको सजा दी है, बैरिस्टर गौर है वो चेयरमैन, उसको पता है कि अदालत में जाऊंगा, वहां जाकर मुकदमा लड़ूंगा, वहां जाकर बेगुनाही साबित करूंगा। तो इमरान खान, अगर उसको जो 190 मिलियन की सजा है, वही अदालत आज सजा खत्म करेगी, कल वो बाहर आ जाएगा। इनका क्या वतीरा है? असेंबली में नहीं बैठना, बात कोई नहीं करनी। मैं कहता हूँ जी, एक बात मुझे बताएं कि हम कहते हैं कि जी ये बल्कि अपोजिशन है पीटीआई, ये कहते हैं जी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, हम नहीं मानते। मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन अब उसका टाइम ज्यादा हो चुका है, हमसे ज्यादा हम कहते हैं ना, ये तो इनको चाहिए कि फौरन कहे जी हम इस काम पे बैठते हैं, इलेक्शन कमीशन नया आए, रिफॉर्म करें, ऐसे रिफॉर्म बनाए कि कोई भी इलेक्शन अगर तो आज 2 साल बाद आता है, 3 साल बाद, तो इतनी शफाफियत हो कि हर कोई बंदा इलेक्शन को, वो रिजल्ट को माने। क्या उन्होंने आज तक बात की? अच्छा व्हाट्सएप, ये तो अगली बात हो जाएगी ना। अभी व्हाट्सएप बात सुने, आपने पिछले प्रोग्राम में भी दावा किया था और आज भी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आपके पास अगर मालूमात हैं तो ये बड़ा बुनियादी मसला है ना, क्योंकि वाकयातन जो अमजद खान साहब बता रहे हैं, अगर तो पीटीआई ने अपने लीडर के कहने पे स्टैंडिंग कमेटियां छोड़ दी हैं, इस्तीफे दे दिए हैं, तो वो मरात नहीं लेनी चाहिए अखलाकी तौर पर। तो आप एक काम करें ना, उन लोगों की आप फहरिस्त, नाम या मरात की तफसील हमें फराम कर दें। मैं आपको कल, मैं अपनी सेनेट की जितने देखें, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे जितने ऑफिसेज हैं ना, वो सब खुले हुए हैं, ये लोग वहां आते हैं, उसी गाड़ी में आते हैं, बैठते बस मैं अब आपका मैं इंतजार करूंगा कि आप हमें ना फहरिस्त दे दें, फिर जरा ज्यादा मुनासिब लगेगा कि हम उसे ऑनर करें ना, और पीटीआई के दोस्तों से पूछें। फिर मैं लिस्ट लेके आ जाऊंगा, आपको मैं गाड़ियों के नंबर भी बता दूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। जी ठीक है। अच्छा, दूसरा जी, ये मैंने जो इलेक्शन कमीशन की बात की, मुझे आप बताएं, ये जो झूठे दावे करते हैं, इनको असल तो है नहीं ना इनको। मुझे बताएं, ये तो भाग पड़े, ये कहते थे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत तो क्या कराएं, उसको छोड़ के, जब आप ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है इंटरनेशनल। साहब, ग्रीन पासपोर्ट को ना छेड़िएगा, मुझे ब्लू पासपोर्ट याद आ जाना फिर। मैं ब्लू पासपोर्ट ही याद कराने लगा हूं। इन्होंने कहा कि हम रोड टैक्स भी नहीं, हम जब मोटरवे पे जाएंगे तो टैक्स भी तो नहीं। आपका सेनेट खुद ब्लू पासपोर्ट की बातें कर रहा है कि जो माजी के सेनेटर्स हैं उनके 28 साल तक के डिपेंडेंट्स को दिया जाए। अमजद साहब, ये देखें ना कि केपी के ब्लू पासपोर्ट के ऊपर तो इतराज हो रहा है, लेकिन खुद सेनेट में ये कार्रवाई डालने की कोशिश की जा रही थी।
वैसे तो और अपना ये जामी चले हमसे अगर जाहिर साहब। पिछले साल की आपको जो आईएमएफ की रिपोर्ट जो एसआईएफसी ने भी जारी की और खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी उसको इंडोर्स कर लिया दबे लफ्जों में कि सियासी अशराफिया जो है ना वो 5,300 अरब का जो है वो अल्ले तल्ले कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सी रोशनी डाल देना। बाकी ब्लू पास पे इसमें कोई शक नहीं है। देखो 57,000 है या 58,000 है, उसमें से पॉलिटिशियन के पास कितने हैं और बाकी लोगों के पास कितने हैं, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। अगर पार्लियामेंटेरियन जो हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, उन एक्स हैं, उनको अगर दिए गए हैं तो उसमें कानून और आइन के उसमें दिए गए हैं। अगर केपी गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसके ऊपर हमारे वर्कर्स ने भी आवाज उठाई है और उसको फिर मेरे ख्याल में अमेंड भी किया जा रहा है, वो सिर्फ प्रपोजल थी, देने तो फेडरल गवर्नमेंट ने है ना। देखिए कानून तो सबके लिए एक जैसा है, प्रोविंशियल असेंबली पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपीओ को अलग तो है नहीं, सबके लिए यकसा निजाम सिस्टम होगा ना ये पासपोर्ट का। बाकी एनएचए जो है आपके इल्म में है कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, चाहे सेनेटर हैं चाहे एमएनएज हैं, इनके लिए अभी भी एग्जामिटेड हैं ये टोल टैक्स से, आपकी मालूमात के नहीं, कोई नहीं लिए सिर्फ उनके नंबर हम देने देते मैं हैं, मैं जाके मैं जब लाहौर या खुद मेरी कहीं बात जाके सुन देते हैं। लेना बाट साहब, मैंने खुद पूछा है, मैंने पार्लिमानी सेक्रेटरी से भी पूछा है। मैं आप मैंने पहले कहा कि मैं जामी साहब को पता है, मैं हमारे वाले साहब से लेके हम 6 दफा जो है मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, हमें पता है कि उसमें अब चूंकि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमने ये टोल टैक्स जो है वो एग्जामिटेड जो था वो खत्म कर दिया था। दोबारा आपको याद होगा जब पीडीएम 1 की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने दोबारा उसको बहाल कर दिया गया। कोई भी सेनेटर हो वैसे या भी न्याजी साहब, एमएनए हो, वो जब टोल प्लाजे पे जाएगा वो अपना कार्ड दिखाएगा जो उसको नेशनल असेंबली जो सेनेट जारी करती है, तो वो उसको वहां से नहीं जो है नहीं है जाने दिया जाएगा। ये बाबा मुझे न्याजी आप साहब, जिद ना बिल्कुल करें नहीं ना, है। नहीं जिद ना नहीं, करें, आप है, जाके व्हाट्सएप रूल्स वो दें। न्यायी साहब की गलती सुन लो ना, न्यायी साहब जो बता रहे हैं गलती सुन लो, मैं माइक देता हूँ आपको। जामिल साहब आप बेशक चेक कर लें, आप एनएचए से चेक कर लें, अगर मुकर जाए तो अलग बात है। जो मेरी मालूमात जो है वो 100% दुरुस्त है। जी आप मैं बताएं, रूल्स की बात कर ठीक। जो रूल्स में दी। भट्ट साहब उन्होंने रूल्स पढ़ के बता दिया आपको कि ये है हकीकत, तुसी गल नहीं मान रहे। रूल्स ये है ना, हम 1 कलेक्शन का लाइसेंस, इन्होंने कहा हमें 8 दें। जी, वहाँ इन्होंने कहा हम जहां बैठे हो, सुने, इन्होंने कहा जहां हम बैठे हो वही अफसरान हम उनको हाजिर करेंगे। इन्होंने कहा अदालतें हमें नहीं बुला सकती, हम हमें इस्तिस्नात दी जाए, हम अदालत में भी नहीं जाएंगे। बात यह है कि ये चीजें मैं कह रहा हूं, मैं जब से जाता हूं, मैं पेशावर जाऊं, मोटर में जाऊं, हम पे करते हैं ना, वो हमसे पूछते हैं कि आप एमएनए है, सेनेटर है, बताएं भी तो उनको टैक्स हमें देना पड़ता है। मरी आप जाए साहब रास्ते में लेते हैं आप। ये न्याजी साहब ने एक नई मंतक दिया, मुझे रिटर्न ला के दिखा देंगे एग्जाम में, हम मैं भी इनको मान जाऊंगा, मैं कल प्रोग्राम में आके बैठ जाऊंगा। तो ये चीजें जो है ना बातों से नहीं होता, रियलिटी। हाँ, आपके जो वज़ीर आला केपीके है उसका बीना ने जो एक मंतक पेश किया है कि ब्लू पासपोर्ट दे दे और हमें ये सारी मराहत दे, हमें कोई पूछे, और उसमें देखें ये कहते हैं हम अपोजिशन से बात नहीं करते, ये वहां अपोजिशन के साथ बैठे भी हैं, बातें भी की हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बैठते अवाम के लिए? ये अपने मुफाद की बात करते हैं, ये है पीटीआई का असल चेहरा। तो बताएं लोगों को कि आप किस लिए आते हैं। चले कोई बात ये तो आपका काम है ना, आप उनसे पूछें, वो आपसे पूछें। हम तो चाहते हैं कि एक अमली सियासत हो, अपोजिशन अवाम की नुमाइंदगी करे, कमेटियों में जाए, बहस मुबाहिसे ये नहीं करते। अब एक खबर ये आई है कि कायमा कमेटी में वापसी का कोई इम्कान है। अमजद खान साहब पहले तो इसकी बता दें, तस्दीक कर दें कि वाकई को फैसला हुआ है कि कायमा कमेटी में वापसी करनी है। मुझे आपके कुछ जिम्मेदारों ने हफ्ता डेढ़ पहले कहा था कि उसूली तौर पर जितनी भी दस्तयाब किया था वो समझते हमें जाना चाहिए, हमें सिर्फ अपने रहनुमा अपने लीडर इमरान खान साहब की कॉन्सेंट का इंतजार है। दूसरा, ये 5 अगस्त के एहतजाज पर क्या तय पाया पीटीआई में? अमजद साहब। मैं जामी साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि पर्क्स एंड प्रिविलेज जो भी हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त अवाम मुश्किल में है, ये खत्म होनी चाहिए। जो बुनियादी तौर पे इस वक्त अवाम के पास एक वक्त का खाना नहीं है, इस वक्त किसान के पास उसकी फसल का मुआवजा नहीं है, मजदूर हो, आम लोग हो, तालिब इल्म हो, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम बहुत मुश्किल में है। मैं ये मेरी ओपिनियन है कि इस वक्त एज ए
पॉलिटिकल वर्कर हमें ये सारी चीजें छोड़ के अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात आपने जो की कि स्टैंडिंग कमेटियों में वापसी, ये फैसला खान साहब कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि खान साहब ही ने डायरेक्शन दी थी कि हम स्टैंडिंग कमेटियों में वापस नहीं जाएंगे। किसी का ख्याल हो सकता है, लेकिन वो इसको अमली जामा तब तक नहीं पहना सकता जब खान साहब की डायरेक्शन नहीं आ जाती। तब तक जो है वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटियों में वापसी अभी मुमकिन नहीं है। ये मुझे पता है कि जी पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो आइज एंड ईयर्स हैं पार्लियामेंट की, जिसकी बुनियाद पे ये पार्लियामेंट खड़ी है। तीसरा जो आपका है कि हमारा जो 5 अगस्त का जो प्रोटेस्ट है, चूंकि खान साहब को पूरे 3 साल हो जाएंगे, तो हम समझते हैं एज ए पूरी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी जो लीडरशिप है, पार्लिमानी पार्टी है, तो इस सिलसिले में हम ऐसा मैकेनिज्म जो कानून और आइन के तहत जो है वो तहरीर हो, तकरीर हो, या सेमिनार्स हो, जलसे हो, या बड़ा जलसा हो, या मुख्तलिफ सतह पे जलसे हो, तो उसके लिए पूरा एक मरतूब निज़ाम बनाया जा रहा है। क्योंकि आपके इल्म में है कि हमें हुकूमत की जो जबरी आपको पता है जुल्म है हमारे ऊपर, जो फस्तायत है, उसका मुजाहरा भी हम जो है वो आपने देखा होगा मुसलसल वक्तन फवक्तन। तो हम ये सारी चीजें फेस करते हुए ऐसा तरीकाकार लेके आएंगे जिसमें, चूंकि आपको पता है हमें तो बाहर घर के खड़े होने पे भी हम पे FIR हो जाती है और छत के खड़े होने पे भी FIR हो जाती है। तो हम समझते हैं नहीं कि तो मुझे बताएं अमजद साहब, एक मिनट ठहरिएगा। ये पता चल रहा है कि गौहर साहब और दीगर की राय थी कि तहरीक की बजाय एक दिन जलसा किया जाए, यानी मुल्क गिर एहतजाज की बजाय एक जगह जलसा। ये तय हुआ है कि 5 अगस्त को PTI मुल्क गिर जलसे करेगी या मैं आपको बताता हूँ, ये इसका जवाब दे दीजिए। जामी साहब, मैं आपको बताता हूँ। जामी साहब, हमारी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल कमेटी है या पार्लिमानी पार्टी है या हमारी जो मुख्तलिफ सतह जो टीयर्स हैं, लीडरशिप है, वो उसमें नेगोशिएशन आपस में हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको एक पूरा जो है वो सिस्टमेटिक जो है आपके सामने पूरा SOP जो हमारा जो भी तरीकाकार होगा कि हम निचली सतह पे क्या करते हैं, या नासिर भाट साहब 5 अगस्त को जो उनका प्लान है वो मुल्क गिर एहतजाज भी है, एक बड़ा जलसा भी है, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी आपके सामने, दीगर जगहों पर भी जो गिले शिकवे आपके सामने। PTI थोड़ी खामोश थी। 5 अगस्त को बड़ी सियासी जमात भी अगर जलसा एहतजाज करती है तो उन्हें परेशानी नहीं आएगी? देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा सानू परेशानी इस वास्ते नहीं है कि ये दावा करते साहब, मैं उस जुबान में आ गया हूँ कि छोटी ईद के बाद 100 बंदा हमने जो है ना वो यूथ में रजिस्टर्ड हो गया, हम कंटेनर लेकर निकल रहे हैं। वो छोटी ईद भी गई, बड़ी ईद भी गई, या फिर रमजान शरीफ आ जाएगा। तो बात ये है, इनकी गीदड़ भभकियां ऐसी हैं, ये जरूर जलसा करें अगर इनके साथ बंदे आते हैं। बंदे तो इनके लिए अब आते नहीं। 5 अगस्त को जलसा करें, एहतजाज करें, जलसा जरूर करें, लेकिन अगर इन्होंने ये रवैया रखा जो पहले है, फिर वो कानून अपना रास्ता लेगा, जमहूरी तरीका इख्तियार करें। इनका तो अपोजिशन लीडर अपना नहीं है, वो महमूद खान अचकजई है, ये उसको नहीं बुलाते। पेशावर में जलसा हुआ, उससे पूछा नहीं। ये इनके ये ड्रामे इसी तरह चल रहे हैं। हालात इनको पता है कि इनके लिए कोई नहीं निकल रहा, लेकिन एक बात याद रखें, जिस तरीके से ये PTI चल रही है, जो इनका रवैया है, ये खुद ही डायलूट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कर रहे 5 अगस्त को जो करना है आपके सामने होगा। और KPK तो इनका अपना है, वहां कर लिया करें जलसे, वहां इनके साथ क्या होता है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट ये इनको कहती है, वफाक ये इनको कहता है कि हमारे साथ बैठे बात करें। PM साहब ने चल के जाके प्रेशर गौर से हाथ मिला के कि हम कमेटियों, बिल्कुल ऐसा हुआ। लेकिन अमजद खान न्याई साहब वो कह रहे जी बात करें, एहतजाज ना करें। क्यों नहीं करते आप बात सर? जामी साहब, कोई अगर मज़ाकरात हों, मकसद हों, हमने तो अपनी कमेटी बनाई हुई है। 2 अपोजिशन लीडर जो हैं, इन्होंने अपनी TORs बनाने हैं, इन्होंने अपना एजेंडा देना है। भाग्य तो ये हुए इस अंदर नैरेटिव बताने के लिए जो है वो हाथ भी मिला लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, लेकिन संजीदा नहीं है। अगर काश के ये संजीदा होते तो आगे बात बढ़ सकती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना अपने दरवाजे बंद रखती है मज़ाकरात के, ना तहरीर तकरीर या एहतजाज के दरवाजे भी बंद नहीं करते। तो दोनों सूरतें पॉलिटिकल पार्टी तो जारी रखती है। ये खुद जो है ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये बेनिफिशरी है। ये समझते हैं कि जब तक ये इंतशार रहेगा हम गवर्नमेंट में बैठे हैं। ये तो मतलब इसीलिए इनका दाल दलिया चल रहा है ना। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब अमजद खान न्याई साहब। जी।
प्रचार हम कर रहे हैं, आप बात करते नहीं है, आपका यही आपका तरीका और इसी पे आप चल रहे हैं। आप एंजॉय कर रहे हैं, वो जेल में 190 मिलियन चोरी में बंद है, उसके लिए आपको अदालत ही जाना पड़ेगा उसको बाहर लाने के लिए, मुज़ाकरात और मुदादात करने के लिए तैयार है। बट साहब आपको भी सोचना चाहिए ना, क्यों नहीं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार होते? कोई ना कोई बेतबारी तो है ना जो आपने छोड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपके पास आते नहीं। वो कहते हैं आपसे क्या बात करें। इनको आपस में एक नहीं है, हलीमा खान कुछ और कहती है, बुशरा बीबी अंदर से कुछ और कहती है, सुहेल अफरीदी कुछ और कहता है, बताएं कितने ग्रुप है इनमें? नहीं, ये अपोजिशन इकट्ठी नहीं कर सकते एक जैसी, ये तो इनका ये हाल है। तो ये मैं हैरान हुआ हूँ, मैं हैरान हुआ हूँ कि बुशरा बेगम कैसे कोई फैसला कर सकती हैं। वो तो अंदर है, उनके साथ मेल मुलाकातें ना होने के बराबर आप देखें ना, मैं आपको कहता हूँ कि बुशरा बीबी अंदर से हुक्म चलाती है, वो चलता है, हलीमा खान बीबी बाहर हुक्म चलाती है, वो चलता है। ये एक खानदानी पार्टी बन गई है। ये हमें कहते थे ना मरूसी सियासत, अब बताएं क्या है? तो ये मक्का फातेह वली के साथ हो रहा है, ऐसे ही होगा। अब जब तक ये अपनी गुनाहों की माफी 9 मई जो उन्होंने किया, GHQ पे हमला किया, अपने कोर कमांडर के घर पे, साहब जब आप एक मरकजी लीडर को अंदर कर देंगे तो उनकी अदम मौजूदगी में जारी बात है उनकी बहनें बाहर निकलेंगी ना। आप ये देखें ना कि आपके दौर में भी देखें ना, एक दफा मियां साहब जब अंदर थे, बेगम साहबा को अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो बाहर आई, फिर मरियम बेबी बाहर आई। तो ये पाकिस्तानी, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, तो ये तो जब मरकजी लीडर अंदर हो तो फैमिलीज बाहर आती है, दुख में, दर्द में, तकलीफ में आए ना। मैंने ये हमें कहते थे कि ये मरूसी सियासत करते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ अब क्या है? पाकिस्तान की सियासत ऐसी है, अगर कोई अवाम एक लीडर के बेटे को, बेटी को, भाई को पसंद करते हैं तो सब उस पर चलते हैं। तो ये इस चीज को माने तो सही ना। चलिए भट्ट साहब, आप मुझे अगले हफ्ते मुझे आपका रहेगा, अब आपने मुझे फहरिस्त देनी है वो कि मेरे पास भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन सरकारी सतह पर अगर आप देंगे तो मुझ पर पीका नहीं लगेगा फिर। तो अब मैं अगले हफ्ते मुंतज़िर हूं कि आप वो फहरिस्त दें कि मराद कौन कौन ले रहा है। नासिर भट्ट साहब, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम होगा, मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते। नासिर भट्ट साहब आपका शुक्रिया, अमजद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। शादी आप प्रोग्राम में एक ब्रेक, ये तो हमारी मुल्क की सियासत है, लेकिन इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है अमेरिका ईरान के बीच, उसके असरात भी हम पे हो सकते हैं। इस जंग में अगर तवालत इख्तियार की तो आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हो और उसका असर सबसे पहले पाकिस्तान में होता और बेतहाशा हो। लेकिन ये जंग अब क्या शक्ल इख्तियार करेगी? एक साबिक अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस क्यों कह रहा है कि अमरीका ट्रंप फ़िज़ाई हमलों के साथ ईरान के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रखे मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने कई दिहाएँ दी हैं पाकिस्तानी दिफा को, इंटरनेशनल अफेयर्स और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़ी मुस्नद राय रखते हैं। और हमें ज्वाइन किया जनाब जावेद मलिक साहब ने, बहरीन में साबिक सफ़ीर रह चुके, सिफारतकारी की दुनिया में अपना नाम है उनका, TV जर्नलिज्म से वाबस्ता रह चुके हैं और जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर बड़ी नपी-तुली गुफ्तगू करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमने आज आपसे अर्ज़ किया था कि पिछले 2-4 दिनों से जो नक्शा अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह खाकसर खींच रहा था वो ये था कि ईरान अब बाबुल मंदब की जानिब जाएगा, हौसियों के ज़रिए उसकी नाकाबंदी का प्लान उनके पास मौजूद है। आज रॉयटर्स ने हमारी 3-4 दिनों से जो तबसरा था उसकी तस्दीक की है कि बिल्कुल कम्युनिकेशन हो चुकी है और वहाँ पे मिसाइल्स और ड्रोन्स उन इलाकों में जो कि बाबुल मंदब करीब पड़ते हैं, और लकीली वहीं पे हौसियों का कब्ज़ा भी है, सना और यमन के वो इलाके जो बाबुल मंदब करीब हैं। 2023 में भी एक दफ़ा ऐसा कर चुके थे, तब अमेरिका और बरतानिया ने एरियल स्ट्राइक्स किए थे। यहाँ से जो रेड सी और फिर ऑनवर्ड मेडिटेरेनियन में जो नहर स्वेज़ के जरिए रास्ता जाता है, ये अगर बंद हो गया आबना हुर्मुज़ के बाद, तो आप समझें 30 से 35% दुनिया की जो सप्लाई है वो बिखर जाएगी और फिर $200 फी बैरल तक तेल जा सकता है। ट्रंप के पास सिचुएशन रूम में 3 प्लान उसके सामने रखे गए, खर्ग जजीरे पर फौजी उतारने का, नाकाबंदी जारी रखने का और इकनॉमिकली ईरान को मज़ीद तंग करने का ऑप्शन उसके सामने रखा गया और एरियल स्ट्राइक का जारी रखने। हुआ यह है कि कल उसने पेंसिल्वेनिया में कुछ दिफाई जो माहिरीन हैं, प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, उनसे वो मुखातिब हुआ और उसने कहा जी तेज़ी से हथियार बनाओ। यूक्रेन जंग का हवाला आर्जी दिया, लेकिन मिडल ईस्ट की जंग का हवाला ज़रा तवालत के साथ दिया। मफहूम मुझे ये लगता है कि जंग लंबी चलेगी। इस बीच में सालिस भी खामोश हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी एज ए स्टेटेड कपल ऑफ डेज अगो। तो अब ये अगर बाबुल मंदब बंद होता है तो कौन सा नया बहरान आएगा? जंग कितनी कशीदा हो चुकी, ये मामूल की झड़पें नहीं रही। सदन ईरान के अलावा अब नॉर्थ और वेस्ट एंड सेंटर में भी हमले किए जा रहे हैं। बात करते हैं जनाब जाहिद महमूद साहब से। जाहिद साहब, ये रॉयटर्स आज हमारी राय की तकवीत दे रहा है, खबर दे रहा है कि ईरान टेल्स हौसीज टू क्लोज रेड सी गेटवे
अगर यूएस उनके पावर नेटवर्क को हिट करता है, और हौसीज को ये पैगाम सिग्नल मिल चुका है, उन्होंने मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वहाँ इंस्टॉल कर दिए हैं। अगर इस ऑप्शन पे ईरान जाता है क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ईरान, एक तो जावेद मलिक साहब को मेरा बहुत सलाम। जामी साहब, ईरान देखिए उनके पास ऑप्शंस तो जरूर हैं, बट ये कैच 22 होगा जी। इस वक्त जो जंग थी उसमें अमेरिका और बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल जंग कर रहे थे ईरान के खिलाफ जी। अब उसके बाद अगर वो उसको भी बंद करते हैं, नेटो से ऑलरेडी हमने सिग्नल्स देख लिए हैं, जो अनकरा में अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि उन्होंने जस्टिफाई करार दिया अमेरिकन एक्शन को, जो अभी लेटेस्ट उन्होंने स्ट्राइक्स की जब इसको रोका गया, हुर्मस के अंदर जहाज़ों को इंटरडिक्ट किया गया। गो के मैं समझता हूँ कि जो शिक 5 है उसकी पहली खिलाफ वर्जी अमेरिका ने कोशिश की कि ओमान के साथ हक करके कुछ जहाज निकाले जाएं ताकि हम क्लेम कर सकें। तो वो जो मिसट्रस्ट है वो डिमॉन्स्ट्रेट होता रहा इन नेगोशिएशंस के बाद भी, क्योंकि वो जो मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होना था हॉटलाइन का, वो अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, और उस पर फिर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। जब आप बाबुल मंदल की तरफ जाएंगे तो एक नंबर 1 चीज तो ये है कि यू विल अट्रैक्ट मोर प्लेयर्स इनटू इट, और मुझे डर ये है कि फिर नेटो भी किसी ना किसी तरीके से उससे आ जाएगी। जो ईरान के फ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड्स लाइक चाइना, फ्रेंड्स लाइक अदर रशिया, और भी जो फ्रेंड्स हैं, कुछ खामोश फ्रेंड्स हैं, कुछ ने उसको डिप्लोमेसी में बहुत हेल्प की है। दे वुड ऑल्सो नॉट लाइक के फ्री सीज को रोका जाए, फ्री ट्रेड रूट्स को रोका जाए। तो इट कैन अट्रैक्ट मोर मिलिट्री एक्शंस, और मिलिट्रीज भी आ सकती हैं। जहां तक हुसीज का ताल्लुक है तो ठीक है, फिर एक छाप लग जाएगी। अभी देखिए इसराइल ने आइसोलेट हो रहा था, अमेरिका के अंदर आज भी जेडी वैंस बयान दे रहे हैं कि इजराइल ने सबोटाज किए हैं, और उन हार्ड लाइनर्स को मैसेज दे कि उन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की हमारी टॉक्स को, इस मुआहदे को स्पॉइल करने की कोशिश की। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये याद रखेंगे, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। कल ये चीजें भी नहीं रहेंगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ईरान को जो एडवांटेज हासिल हुई थी, जो फीलिंग्स थी, सिंपथीज थी उसके साथ, वो इरोड हो रही हैं जी स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैं ये नहीं कहता कि वो अपनी उनकी पॉलिसी ठीक है या गलत है, लेकिन एक वक्त होता है अपनी लेवरेज को इस्तेमाल करने का, शेल्फ लाइफ होती है उसकी, उसको जो शेल्फ लाइफ है इसकी, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, विच इज हुर्मस की जो कंट्रोल है। तो उसके लिए मुख्तलिफ चीजें होती रहेंगी। फिर आपने खुद इशारा कर दिया जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का फिनोमेना अमेरिका के अंदर, कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने हुक्म दिया है कि तुम जितने हथियार है बना सकते हो, क्योंकि एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट होगी, 8-10 गल्फ की कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, और उनमें से कुछ तो ऐसी है विच है ह्यूज पॉकेट्स, वो आप उनको खौफ, वही जो एग्जैक्टली जो डिजाइन था कि ईरान का खौफ दिलाएं गल्फ कंट्रीज को, एंड पुश इजराइल इनटू दिस एज अ बिग एलिफेंट इनटू दिस रूम, और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उसके साथ मिले। तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आप पुश कर रहे हैं वहां पे। वेरी ट्रू। हुर्मुज़ की लीवरेज को आपने तरीके से इस्तेमाल जरूर करना है, उसकी एक लाइफ है। एट द एंड ऑफ द डे तबाही भी हो जाए, फुल फ्लेज वॉर भी हो जाए, उसके बाद भी तो आपने नेगोशिएशंस करनी है। विल ईरान बी एट अ पोजीशन टू नेगोशिएट एट दैट टाइम? ये फिर अहम सवाल होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जावेद मलिक साहब, आप बहरीन में रह चुके, बहरीन इज बीइंग टारगेटेड नाउ, और साथ हम देख रहे हैं कुवैत स्पेशली, और समहाउ जॉर्डन भी, यानी इन इलाकों में पहले नहीं हुए थे। ये नोइंगली द इम्पोर्टेंस ऑफ बाबुल मंदब, आपको लगता है कि ईरान इस ऑप्शन पर अमली तौर पर जाएगा, और अगर जाता है तो क्या आप जनरल साहब से इत्तेफाक करते हैं कि बड़े प्लेयर्स फिर इसमें ऐड हो जाएंगे? जंग फिर इसका मतलब है इलाकाई की बजाय इंटरनेशनल हो जाएगी? जी बिल्कुल जामी साहब, मेरी तरफ से जनरल साहब को, आपको, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं तो ये समझ रहा था कि ये जो हमारी हुकूमत की काविशों के बाद एक MOU आया, एज अ डिप्लोमेट मैं तो उसको देख रहा था कि ये एक ऐसा रास्ता फराहम कर रहा था ईरान को कि इस जंग को समेटा जाए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म किया जाए, और हम ऑब्वियसली एक अमन की तरफ बढ़ें। ऑफ कोर्स उसके अंदर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन अगर आप किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से भी एनालाइज करवा लें उस MOU को, तो वो आपको ये बताएगा कि उस MOU पर अगर अमल किया जाता तो ईरान के इंटरेस्ट में था। यानी उनकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स वहां पे उनको मिल रही थी वो बेबहा थी, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो उनके अनफ्रीज हो सकते थे। लेकिन अब हमने कि ये जो हमले मुख्तलिफ हुए, और उसके नतीजे में, पहले आप जानते हैं हमेशा ये कहा जाता था कि ये जो मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको आपने जिक्र किया, हूथीज हैं, या फिर लेबनान के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हिजबुल्लाह, हमास, ये जितनी भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको सपोर्ट ईरान करता है। ये वो एलिगेशंस थी जो तमाम लोग लगाया करते थे ईरान के ऊपर। अब अगर वो ये कहते हैं कि हमने हूथीज को आर्म कर दिया है,
तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वही इन्वॉल्व हैं इन तमाम इस खत्ते के अंदर डिस्टेबलाइज होने के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं एग्री करूंगा जनरल साहब से कि वो तो रास्ता फराहम कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल सुकेड़ दिया जाए और एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लेकर आया जाए, बिकॉज जब आप तमाम गल्फ ममालिक पे हमलावर होंगे, उनके टैंकर्स पे हमलावर होंगे और उस मुल्क के टैंकर पे जिस मुल्क ने आपके साथ मिलके एमओयू का तमाम खदोखाल तय किए, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर जो थे वो तो वहां मौजूद भी थे स्विट्जरलैंड में। उनके मुल्क में इस वक्त आप जानते हैं उनके जो बाबा अमीर हैं, यानी अमीर के वालिद, वो वफात पा चुके हैं, वो सो की हालत में, फिर भी उन पे हमले किए गए। फिर अब हूतीज के बारे में आप पूछ रहे हैं जामी साहब। जी जी। अब देखिए हूतीज का जो हमला है जो कि सऊदी अरब के ऊपर है, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि ये इसको कैसे कोई भी हो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मुसलमानों का जो एक रूहानी मरकज है उसको टारगेट करते हैं, और वो हुतीज, और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान का तो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ है। तो जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी है वो देखिए, मेरी अभी तक तो किसी अरबाब इख्तियार में पाकिस्तान में आज बात नहीं हुई, हो सकता है हो तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मैं शेयर करूंगा। लेकिन जहां तक मैं रीड कर रहा हूं सिचुएशन को, काफी फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर भी। वो देख रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत करके जो एमओयू हासिल किया इस जंग को रोकने के लिए, तो वो तो अब यानी एक तरह से नाकारा होता जा रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरणें कायम हैं, क्योंकि उस अभी जो स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने दी है वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों जो फरीकैन हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस मज़ाकरात के ऊपर आएंगे। और मज़ाकरात के लिए ये एमओयू जो है मेरी नज़र में एक बिल्कुल वाज़ेह रोड मैप है जो इस जंग को रोक के उन तमाम मामलात को, चाहे वो लेबनान है, चाहे इसराइल है, चाहे ये हुतीज का इशू है, इस तमाम को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप रिजॉल्व करने की तरफ जा रहे थे। लेकिन जी जी बिल्कुल ठीक मलिक साहब। ये जनरल साहब आपने गुफ्तगू सुनी है मलिक साहब की, ये दो पर्सपेक्टिव थे। एक तो ये कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी के बारे में बात हो रही थी, जिस हद तक फरीकैन ले गए इस जंग को अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द एमओयू, और फिर आज दफ्तर खारजा कह रहा है कि अभी हमने मुफाहमत से हाथ नहीं उठाया। तो हम कहाँ खड़े हैं सर इस सारी सूरत हाल में, और कितनी नाजुक सूरत हाल है जिसका जिक्र या रेफरेंस मलिक साहब दे रहे हैं, वो जो सऊदीया पर हमला हुआ था। जब ये डायलॉग शुरू भी हुआ था जामी साहब, तो उस वक्त भी मैं कहा करता था कि पाकिस्तान इज द ओनली ऑफ रैम्प कार्ड अवेलेबल है फॉर द ऑफ रैम्प फॉर बोथ ऑफ देम। ना अमेरिका ना ईरान अफोर्ड कर सकता है लूजिंग पाकिस्तान के कार्ड को, बड़े केयरफुल होंगे। और पाकिस्तान फॉर द देखिए ना, ईरान के अंदर अगर जंग बढ़ती है तो बीइंग नेबर इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव आएगा। वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद सऊदी अरेबिया। लास्ट हद तक पाकिस्तान कोशिश करेगा कि सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व ना हो। और अभी अनफॉर्चुनेटली ये जो हूसीज का हमला हुआ है, एक्चुअली वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी वजह से पाकिस्तान पे स्ट्रेस आएगा, और पाकिस्तान को भी हो सकता है कल कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ जाए। ईरान हमारा नेबर है, तो आप परपेचुअल एक स्टेट भी नहीं रह सकते। तो इसलिए पाकिस्तान आखिरी लम्हे तक कोशिश करेगा बीइंग द न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी, और पाकिस्तान उसको मेंटेन रख रहा है। देखिए ना, अली खामनाई साहब के जनाजे में जो शिरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से, अनप्रेसिडेंटेड। बिल्कुल पाकिस्तान और कॉन्फिडेंस में लेके करता है, अमेरिका को भी, चाइना को भी, रीजनल पार्टनर्स को भी। वो किस लिए वो पाकिस्तान को दे देते हैं, कॉन्फिडेंस दे देते हैं। किसी ने पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी, इजराइल और इंडिया और हार्ड लाइनर्स के। और वो भी स्टेटमेंट्स जो सोशल मीडिया पे वॉर चलती है उसके बीच में चल रही है। किसी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नन हैज स्पोकन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो इसी वजह से कि दे डोंट वांट टू लूज इट, और पाकिस्तान कैन ब्रिंग बैक द स्टेबिलिटी। और ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लड़ रहे हैं आपस में, ये अनप्रेडिक्टेबल भी उतने ही है। हो सकता है कि आपको अगले 24-36 घंटे के दौरान, आज देख रहे हैं एक वो खातून वापस की ईरान ने, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ी जो है वो पॉजिटिव उसके ऊपर लिखा कि एंड थैंक यू बोला है एक किस्म का ईरान का कि उन्होंने जी अच्छा काम किया, वो खातून को अमेरिकन को वापस कर दिया। मुझे जो खतरा है जामी साहब वो ये है कि ये जो हौसीज की डेवलपमेंट हो रही है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ठीक है, अपरेंट तो लगता है कि ईरान उसके पीछे है। Who knows कि इन स्पॉयलर्स के तौर पे कौन, हुसीज का कोई स्ट्रक्चर्ड स्टेट तो है नहीं कि आपको पता हो कि कितने हैं, कहाँ पे हैं, कौन लीडर है, कौन। ये जो रेबल ग्रुप्स होते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ये कभी कभी स्मॉल तादाद में भी कंट्रोल इज विद समबडी एल्स। जैसे अभी तालिबान है, झंडा तो ला इलाहा मोहम्मद रसूल अल्लाह का गाड़ी पे लगा के जा रहे होते हैं, लेकिन हनूद और यहूद की वो जंग कर रहे होते हैं। नोबडी नोज किसका कंट्रोल किसके पास है। टीटीपी के अंदर 16 ग्रुप होंगे,
टीटीए, उनके अंदर हुसीज के अंदर भी ग्रुप होंगे। हु कैन गारंटी कि ये कौन लोग हैं और कैसे उसको कर रहे हैं। तो ईरान को इस चीज का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इजराइल को चाहिए फ्रिक्शन, देयर बिगेस्ट एनिमी इज पीस। वो इस फ्रिक्शन के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, और वो चीजों को स्पॉइल कर सकता है। इसको ऑथेंटिकेट कर दिया, इसको ये चीज को साबित कर दिया है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट ने, जो अभी उन्होंने दी है कि इजराइल के अंदर से पे किया गया टू स्पॉइल दिस एमओयू। तो वो ऑन ग्राउंड क्यों नहीं कर सकते? हु नोज कि कौन से और किसने हमला किया और कहां से हमला हुआ। जो फॉल्स फ्लैग है दे कैन एनी टाइम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये मैं इस पे मजीद भी आपसे बात करता हूँ, ये इस मुद्दे के ऊपर, बिलखुसूस एक साबिक उनके डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर, उसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ जनरल साहब। लेकिन मलिक साहब का वर्जन में ले लूँ। मलिक साहब जिस जानिब ये इशारा कर रहे हैं जनरल साहब, बिलखुसूस इसराइली इन्वॉल्वमेंट, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है अभी रिसेंटली सिर्फ $45 मिलियन लगाए लॉबिंग के लिए फॉर्मर ट्रंप जो कैंपेन मैनेजर था ब्रैड पार्सक्लिक उसके साथ। और जेडी वैंस खुद एक पॉडकास्ट में कह रहा है कि जी ये असरअंदाज होते हैं, राय अम्मा हमवार करने के लिए इसराइली असरअंदाज होते हैं, हमारा इत्तेहाद उनके साथ अपनी जगह, लेकिन ना सिर्फ हमारी पॉलिसी पे बल्कि हमारी राय अम्मा पर असरअंदाज होते हैं। तो इसका मतलब है जी जितने भी वेस्ट के टॉप नॉच मीडिया आउटलेट्स हैं, अगर 45 मिलियन सिर्फ एक इवेंट में लगाए गए तो ये तो करोड़ों अरबों डॉलर लगाए जा चुके होंगे अब तक। मलिक साहब जी बिल्कुल जामी साहब, आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया। देखिए लॉबिंग जो है वो अमेरिकन जो सारा सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, क्वेश्चनेबल एक एलिमेंट है जो वहाँ के अभी कई ममालिक में, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया में लॉबिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वाशिंगटन के अंदर क्योंकि लॉबिस्ट्स मौजूद हैं वो इस चीज को इवन अगर आप उनके इलेक्शन कैंपेन देख लें उसके अंदर भी जो डोनर्स होते हैं उनका एक बहुत कलीदी किरदार होता है और वो उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया हुआ है उस पूरे प्रोसेस को। उसी के बरक्स बहुत से ममालिक में नहीं है। तो अब जितने भी ममालिक हैं वो वाशिंगटन में जाके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर असर्ट करते हैं। और इसराइल तो आप जानते हैं उनकी वहां पे कांग्रेस के अंदर भी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर भी, और वैसे भी जो उनके थिंक टैंक्स हैं वहां पे एक्टिव हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमेरिकन सिटीजन हैं जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स ऑफ इसराइल हो, आईपैक हो, मुख्तलिफ इदारे हैं। तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट्स वो करते हैं उसका रिटर्न भी उनको चाहिए होता है। लेकिन इस तरह ही बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। ये कोई यूनिक बात नहीं है कि सिर्फ इसराइल इस तरह से इन्वेस्ट करता है या लॉबी करता है, हर मुल्क करता है वहां पे। और उस हवाले से अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेट उनका गोल क्या होता है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पजीराई मिले। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद जनरल साहब जो बात कर रहे हैं कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने इस चीज को समझा है और अमेरिका के अंदर जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है वहां के राय आमा के अंदर भी, वहां के पॉलिसी सर्कल्स के अंदर भी, इवन उनके एडमिनिस्ट्रेशन, CIA, पेंटागन के अंदर भी, कि वो ये समझ रहे हैं कि इजराइल के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं आपको ये बता सकता हूं अजमल भाई कि देखिए ये जरूर है कि उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये कहना कुछ हमारे सोशल मीडिया वगैरह में मैं देखता हूं कि अमेरिकन जो है वो कंप्लीटली इसराइल के कंट्रोल में, ऐसा नहीं है। अमेरिका का अपना व्यू पॉइंट है, अपना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिसेंटली बिलखुसूस जो इवेंट्स हुए उसके बाद तो टेक्निकली जो रायम है वो बदली है, डिस्पाइट द इफेक्टिवनेस उनका जितना भी असर रसूख उसके बावजूद। और क्रेडिट गोज टू सोशल मीडिया और क्रेडिट गोज के जिस तरह से जंगों को डिस्कस किया गया, अनलाइक पहले तो अखबार में मर्जी की शय आती थी, पता चलता था क्या हुआ पड़ा है। ठीक है मलिक साहब। उसके अलावा इवन जो गाजा में जो एक्शंस थे इसराइल के, उसने भी बहुत बड़ा राय अम्मा को चेंज किया और उन लोगों ने उसको बुरा भला कहा, उसको कंडेम किया। उसके नतीजे में इसराइल के हवाले से सेंटिमेंट्स बदले हैं। तो मैं वही तो कहना चाह रहा था कि ये जो है इसका फायदा उठाते हुए जो दूसरी कुव्वतें हैं उनको चाहिए कि वो इसराइल का रास्ता मजीद खोलने के बजाय उसको रोकें। लेकिन अगर आप अटैक करना शुरू कर देंगे इस खित्ते के तमाम ममालिक के ऊपर तो फिर तो आप इसराइल का इनडायरेक्टली उसका रास्ता खोल रहे हैं। ठीक जनरल जाहिद साहब, ये फाइनेंशियल टाइम की खबर है और उसमें कह रहे हैं मार्क एस्पर को जो US डिफेंस चीफ रहा ट्रंप की पहली टर्म के अंदर, वो ये कहता है कि US विल नॉट विन ईरान वॉर फ्रॉम द एयर। ये फिजाई हमलों के जरिए आप जंग नहीं जीत सकेंगे ईरान के खिलाफ। उसके इस दावे के पीछे क्या दलाइल हैं जो आपको बहसियत एक जर्नैल समझ आते हैं? देखिए वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे और डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक जो कोरिजन है या जो एक राय आमा है वो उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा पॉलिसी कैप्चुलेशन के लिए। बूट्स ऑन ग्राउंड पे जेडी वैंस ने भी कह दिया इट इज नॉट पॉसिबल, फॉर एवर वॉर भी नहीं करना चाहते। आपका जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट असल में आप जो आपके जो पॉलिटिकल जो आपने रिटोरिक उसको मैं कहूंगा किया बिफोर इलेक्शन, उसका ऑन ग्राउंड कोई
अमल तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं किया जी। वॉर्स उन्होंने सीख की, ये वॉर ऑफ चॉइस कर ली उन्होंने। बूट्स ऑन ग्राउंड जेडी वैंस ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि वो हम 150,000 लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम वहां पे उतार दें। फिर आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी फौज उसी के अंदर से आई होती है। अमेरिका की जो अवाम है उसी ने ये फौज पैदा की है। जब अवाम कह रही है 70% कि हमने ये जंग हमारी नहीं, हम नहीं लड़ना, तो डिमोरलाइज फौज ऑन ग्राउंड जाती है, ये याद रखिएगा। आप अपने मिलिट्री, आपके ऑब्जेक्टिव्स हो ना कौम के, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फौज जान लड़ा देती है, किसी भी मुल्क की हो फॉर दैट मैटर। they take pride in sacrificing their life and their effort, but that once आपके अंदर ये फीलिंग चली जाए कि ये मेरी जंग नहीं है, तो फिर फौज भी वैसी लड़ती नहीं है। और अगर एक और शिकस्त इनको हो जाती है, देखिए ना वियतनाम एंड कैसे हुई, chaos, इराक chaos, अफगानिस्तान बैड chaos, बैड विड्रॉल। मैं नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं द वर्स्ट मोस्ट ह्यूमिलेटिंग विड्रॉल इन द हिस्ट्री बाय जो बाइडन। तो वो भी क्यास आपकी तो, और एक और अगर आपको इधर शिकस्त हो जाती है तो फिर आई थिंक चेकमेट हो जाएगा। अमेरिका बड़ा उनके लिए क्रिटिकल है कि ये क्या को करना चाहते हैं। लोग अनफोल्ड हुआ नहीं ना। देखिए इजराइल को एग्जैक्ट पता था जामी साहब कि ये अनफोल्ड कैसे होगा। अमेरिका को कहा कि वो 4 दिनों में चीजें, लोग सड़कों पे निकल आएंगे, लिबिया या वो बन जाएगा, इराक बन जाएगा, लोग मुजस्मे तोड़ेंगे, तस्वीरें तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। It went the other way around, sir. आपने स्टडी नहीं किया ना, आपने ईरानियंस को समझा नहीं है। चले जो लोग भी, मैं कहता हूँ 20 मिलियन तो वैसे ही खड़े हैं, आइडियलॉग्स हैं। उसके अलावा भी जब जंग लगती है तो सारे फिर अपनी कौम के पीछे खड़े हो जाते हैं। कितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी पाकिस्तान के अंदर। संदूर हुआ तो किधर था मार के हक में, हम सारे कैसे, पूरी कौम लड़ रही थी। वही जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी क्रिटिक करते थे गवर्नमेंट के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर, वही बच्चे सबसे आगे लड़ रहे थे जंग पाकिस्तान की। वेरी तो दैट इज व्हाट, ऐसे दिस इज हाउ द नेशंस दे बिहेव। आपको एनिमी का बिहेवियर, उनका कल्चर, उनकी नेचर, उनकी स्पिरिट्स ऑफ करबला को। और एक और, मैं आज आपके प्रोग्राम में अगर आप मुझे इजाजत दें एक छोटी सी बात कर दूं, ये जो जूस हैं या ये जो लोग मुसलमान ममालिक पे जंग थोप के मौत का जो समझते हैं ना कि इनको खौफ होगा इन सोल्जर्स को, वो किसी भी मुल्क के ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो फौज होती है, बड़ी अहम बात, तो मौत का खौफ नहीं होता, उससे वो नहीं डरते। अमेरिकन को, इजरायलीज को, इन लोगों को ये समझना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान का कॉन्टेक्स्ट, वो मैंने जो ईरान की क्रिटिक है वो आपके सामने कर दी है। ये बड़ी अहम बात की सर, बहुत अहम बात आपने की। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब और जनाब जावेद मलिक साहब, आप दोनों के कीमती वक्त का बड़ा वैल्यूएबल आपका तज्जिया था आज की सूरत हाल के ऊपर। ये अब अगले 24 घंटों में हमें देखना होगा कि क्या हौसीज अमली तौर पर ईरान के इशारे के ऊपर बाबुल मंदब के लिए कोई प्रॉब्लम पैदा करते हैं या ये सिर्फ महज एक धमकी है। उसके नतीजे में फिर हम तय करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह।